and welcome back everybody. I hope you all are doing all right and all right. तो आज हम फिर से आ चुके हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल थ्योरी के बुक के साथ एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक. यस, वी आर वेरी क्लोज टू एंड दिस बुक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ अस. तो ये चैप्टर है अबाउट नेशनलिज्म. नाउ क्लास 10th में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहेगा कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म एंड हाउ इट गॉट ओरिजिनेटेड एंड स्टफ. बट इस बुक में हम इसे फिर से समझेंगे एंड विदाउट वेटिंग मच लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. तो फर्स्ट पेज एज ऑलवेज इट्स इज the first page as always no use of it, so we can just skip it totally and let's move to the actual part which is useful for us. Okay, so here we go. All right, so introducing nationalism. तो nationalism अगर मुझे आपको समझाना हो in very basic term, then it is basically the nationalism is related to belief and loyalty of a person towards his or her nation. और बिलीफ किस में? बिलीफ है उस नेशन के जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो एजेंडास है, उसके ऊपर अगर किसी पर्सन का बहुत प्योर बिलीफ है और अगर कोई पर्सन अपनी नेशन के प्रति अगर बहुत ज़्यादा लॉयल है कि अगर वो माने कि येस माई नेशन इज़ द बेस्ट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई नेशन एंड आई एम वेरी हैप्पीली पार्ट ऑफ दिस नेशन, तो उसे हम कहेंगे अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. यानी कि अगर एक किसी पर्सन का उसके जो उस नेशन का जो बिलीफ है, जो एजेंडास है, जो भी व्यू पॉइंट्स है, उसके ऊपर अगर उसके साथ अगर उस पर्सन का बिलीफ मैच होता है, अगर वो ट्रस्ट करता है और अगर वो अपने नेशन के प्रति लॉयल है, देन द पर्सन इज हैविंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, तो नेशनलिज्म बेसिकली आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो. एंड यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे आपको एकदम से क्विक डेफिनेशन, एकदम क्रिस्प डेफिनेशन नहीं दिया गया है, विच इज़ आई एम टेलिंग यू 1000 टाइम्स टिल नाउ कि इस बुक में डू नॉट एवर एक्सपेक्ट कि आपको ऐसे प्रॉपर डेफिनेशंस मिलेंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे विल मेक यू थिंक कि अगर इसका ये कंसेप्ट है तो क्यों है, व्हाट इज़ इट एंड व्हाट इज़ इट नॉट. तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है बट आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू. तो अगर आपको समझना हो नेशनलिज्म, तो इट इज़ बेसिकली विद 2 keywords, बिलीफ एंड लॉयल्टी ऑफ द पर्सन टूवर्ड्स हिज और हर नेशन. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सब हेडिंग. एक्चुअली स्टार्ट करते हैं. तो इस पूरे लंबे चौड़े पैसेज में इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से पॉइंटर्स में डाल के दिए हैं. तो यहाँ पे द वेरी बेसिक थिंग विच द पैसेज वांट्स टू कन्वे टू अस इज दैट कि नेशनलिज्म जो है, जो ये सेंटिमेंट है, इट कैन लीड टू यूनिफिकेशन, it can lead to unification of particular areas or even disintegration. यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन नेशनलिज्म में बिलीव करता है तो वो पर्सन जो है यूनिफाई ही करेगा उस नेशन को, इस पार्ट को. ये भी हो सकता है कि वो इंसान शायद उस पर्टिकुलर प्लेस से हटके कोई दूसरे नेशन का एस्टैब्लिशमेंट भी कर सकता है. सो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज राइट देयर. वन इज ऑफ यूनिफिकेशन एंड द अदर इज ऑफ सेपरेशन और ब्रेकिंग. तो यहाँ पे उस एग्जाम्पल को, उस कंसेप्ट को समझाने के लिए आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन से कंट्रीज इन द वर्ल्ड और कौन से रीजन्स इन द वर्ल्ड united because of unification, united because of nationalism, and कौन से region they broke up because of nationalism. तो यूनिफिकेशन के आपके पास 3 एग्जाम्पल है बुक में. दे आर जर्मनी, इटली एंड इंडिया. हमारा खुद का देश भी है यूनिफिकेशन का बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म. एंड ब्रेकिंग में अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 कंट्रीज है. दे आर ऑस्ट्रो हंगरी, यूएसएसआर विच इज़ रशिया नाउ, एशिया एंड अफ्रीका. तो आई डोंट थिंक कि इसका एमसीक्यू मुझे मिला है कभी, बट अगर आए बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई पोटेंशियल कि एमसीक्यू में आ सकता है. इट माइट कम लाइक विच कंट्री इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनलिज्म्स यूनिफिकेशन. तो ये 3 सपोज एग्जाम्पल आ गए और एक आया सपोज चाइना. तो कौन सा आंसर होगा? चाइना नहीं है, क्योंकि ये 3 है बट चाइना नहीं था. तो सिमिलरली इट कैन ऑल्सो कम फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल कि ब्रेकिंग इसके लिए हुआ था. तो ऑस्ट्रो हंगरी, यूएसएसआर, एशिया एंड अफ्रीका. नाउ एक और पॉइंट जो यहाँ पे गौर करने की है, दैट इज एशिया और अफ्रीका जो है, दे वेर द एम्पायर ऑफ ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच. यानी कि ये 3 जो मेजर पावर्स है, इन्होंने अपनी कभी ना कभी जो कॉलोनी है, जो एम्पायर, उन्होंने एशिया और अफ्रीका इन दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने इस्टाब्लिश की थी. तो कौन सी 3 एम्पायर्स थी? दे आर ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच.
ठीक है। तो ब्रेकिंग के है 4 एग्जाम्पल और यूनिफिकेशन के है 3 एग्जाम्पल। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है और लिख भी दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो यही बात है unification of number of small kingdoms into larger nation states or to the breakup of larger empires such as Austro-Hungary, Russia, जो मैंने आपको यहाँ पे साइड में दिखाया, ठीक है। Now let's move forward। अब तीसरा, now एक था unify, the other was breaking and third is separatist। यानी कि ऐसा नहीं है कि सपोज यहाँ पे एक पार्ट था और ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। तो जब इन सभी पार्ट्स को जब एक साथ लाया गया दैट इज़ कॉल्ड यूनिफिकेशन, और जब इस लैंड को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकिंग, यानी कि हिस्सों में बढ़ गया। बट कभी कभी क्या होता है, सपोज एक पर्टिकुलर रीजन था, एक पर्टिकुलर कंट्री था और उस कंट्री के बीचों बीच बहुत सारे पार्ट्स नहीं हुए, बट बीचों बीच या फिर साइड में कहीं पे भी किसी पार्ट में बेसिकली बस एक या दो ऐसे आए जो उनको लगा कि ठीक है ये कंट्री है लेकिन हमारा जो अस्तित्व है वो इस कंट्री के साथ मैच नहीं होता है, लाइक वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस कंट्री। उसका एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम आगे पढ़ेंगे। बट द बेसिक थिंग है सेपरेटिस्ट, यानी कि उस कंट्री के पार्ट में से अगर एक या दो रीजन से निकल के आते हैं, नॉट मेनी बट वेरी फ्यू, 2 और 3 अगर वो निकल के आते हैं, देन दे आर नोन एज द सेपरेटिस्ट वन, यानी कि नेशनलिज्म आपको सेपरेट भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी आपके पास 4 है। दे आर क्यूबिकॉस, second is Basque, which we'll study, and the third is Kurds, and the fourth is Tamils in Sri Lanka. तो क्यूबिकॉस किसमें था, that was in Canada, Basque was in Spain, and Kurds was in Turkey and Iran, and Tamil was in Sri Lanka. Now इनको मैंने पॉइंटर्स में क्यों लिखा है, बिकॉज इनकी भी प्रोबेबिलिटी है कि MCQ में आए, एंड मुझे लगा कि ये आ सकता है बट मुझे भी नहीं मिला कभी ये। बट अगर मैं होती टीचर देन डेफिनेटली मैं डालती कि क्यूबिकॉस कौन से कंट्री का है, देन कनाडा, बास्क कौन से का है, देन स्पेन, कुर्ड्स इज फॉर टर्की ईरान, एंड तमिल इज फॉर श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही था जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो यहाँ पे डाला गया है, क्यूबिकॉस, बास्क एंड टर्की एंड ईरान, इराक, it is Iraq, yeah, it is Iraq, not Iran, sorry, it is Iraq. Alright, तो इतना ही था यहाँ तक, and now let's move forward. Alright, तो जो बेसिक फंडामेंटल्स थे अबाउट नेशनलिज्म एंड कौन से 3 पार्ट्स में हो सकता है, यानी कि नेशनलिज्म कैन लीड टू यूनिफिकेशन, ब्रेकिंग एंड सेपरेटिस्ट, ये 3 आपने समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, एंड द सेकेंड सब हेडिंग इज नेशंस एंड नेशनलिज्म, ठीक है। यानी कि अगर आपका नेशनलिज्म है, इट मीन्स कि आपका नेशन भी है, ठीक है। विदाउट नेशन नेशनलिज्म कैन नॉट टेक प्लेस, क्योंकि अगर नेशन होगा तो पीपल होंगे, और जब पीपल होंगे तो ट्रेडिशन होंगे, कल्चर होंगे, और तभी उनके बीच में बिलीफ होगा। बिलीफ इन व्हाट? बिलीफ इन देयर कल्चर एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर ओन नेशन, एंड देन इट विल लीड टू नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म होने के लिए नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेशन कैसे बनता है? अब नेशन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सपोज एक लैंड बाउंड्री थी, ये एक कॉन्टिनेंट था तो ये एक नेशन है, नहीं। ये जो है लैंड बाउंड्री का वो एक जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट वी आर स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी राइट हियर। तो जो ये जियोग्राफिकल जो पर्सपेक्टिव था वो चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था इन सिटीजनशिप, तो उसको साथ आप रीड कर सकते हो। बट टू बी अ नेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सर्टेन क्राइटेरियाज, और वो क्राइटेरियाज है 5, जो यहाँ पे इन द फॉलोइंग 6-7 पेजेस आपको बहुत लंबे से डिफाइन किया है, एंड डिफाइन भी नहीं है, दैट इज टोटली puzzling you with questions in total, but मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्प करके समझाऊंगी। तो नेशन बनने के लिए the place which we call as nation, it must have these 5 factors, और वो 5 factors यहाँ पे mention है in the keywords। First is history, second is shared belief, third is fixed territory, fourth is common political identity, and the last is common political ideas। अगर it means कि अगर एक region है, if the region has the common history, shared beliefs, fixed territory, common political identity, और अगर ideas हो, तभी वो जो land है, तभी वो जो region है, that can be called as a nation, ठीक है, that can be called as a nation। तो इसके लिए इन 5 factors को समझाने के लिए I will give you example of our own country which is India, ठीक है। So now let's start। तो first is history, हम पीछे भी चल सकते हैं वैसे। फर्स्ट इज हिस्ट्री। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट पे ले, जो हम करेंगे इस पूरे 5 फैक्टर्स के लिए, लेट मी जस्ट चेंज इनटू वाइट, इस वाइट विल बी बेटर।
तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इंडिया का जो है, इंडिया का हमारे जो कंट्री का है उसमें कॉलोनियल रूल प्लस हमारा जो सोसाइटी है, जो कल्चर था, जो प्रैक्टिसेस थे वो सभी सेम है। यानी कि कहीं ना कहीं जो भी फॉरेन इन्वेजन्स हुए, हमारे जो जो कल्चर्स थे, जो ट्रेडिशंस थे, जो प्रैक्टिसेस थी, चाहे वो रिलीजियस हो सोशल हो, इट माइट डिफर, बट कहीं ना कहीं हम जो है हम साथ में एक साथ हमारी जो हिस्ट्री है वो लिखी गई है कि ओके दिस इज इंडिया एंड यहाँ पे जो इन्वेजन्स हुए थे, यहाँ पे कॉलोनियल रूल हुआ था फॉर 200 years, वी वर लूटेड, वी वर एक्सप्लॉइटेड, और रिसोर्सेज वे एक्सप्लॉइटेड। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पुराना है एंड दैट इज़ वेरी सिमिलर विद द पार्ट्स ऑफ सर्टेन रीजन्स। यानी कि जो हमारा मैप है वो मुझसे अभी बनेगा नहीं वैसे, बट स्टिल एक जस्ट ट्राई, ओके सो जस्ट बेयर विथ इट। तो हमारा जो ये जो लैंड है जो हम इसे अब इंडिया कंसिडर करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन पूरे पार्ट में जो भी हिस्ट्री हुई है, चाहे वो प्रैक्टिसेस हो, कॉलोनियल रूल हो, एक्सप्लोटेशन हो, लोग हो, उन सब की जो हिस्ट्री है वो सेम है। इसलिए इंडिया इज़ हैविंग द वेरी फर्स्ट फैक्टर विच इज़ सेम हिस्ट्री टू बी अ नेशन। तो हमारा हिस्ट्री सेम है, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट फैक्टर, दैट इज़ वाई वी आर अ नेशन। ठीक है, अब अगर हम इसको कंपेयर करें विद चाइना या फिर लेट्स टेक मंगोलिया। ठीक है, अब मंगोलिया का जो हिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे जो जिंगिस खान थे या फिर जो उनके इन्वेडर्स थे, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ मंगोलिया। ठीक है, इसकी वजह से मंगोलिया इज़ अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट नेशन, एंड इंडिया इज़ अ डिफरेंट नेशन। यहाँ पे जो हिस्ट्री है, इन दोनों प्लेसेस की जो हिस्ट्री है, दैट इज़ टोटली द नॉर्थ एंड साउथ, एकदम अलग अलग है। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ अ डिफरेंट नेशन एंड मंगोलिया एंड सिमिलरली द अदर कंट्रीज आर डिफरेंट नेशन। उनकी अगर हिस्ट्री सेम होती तो वो भी सेम नेशन होते, बट हमारी हिस्ट्री सेम नहीं है, दैट इज़ वाई वी आर डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर था हिस्ट्री। द सेकेंड फैक्टर इज अ shared beliefs. ठीक है, तो shared belief में one very good example we can take is one world one family which we call as वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि हमारी जो कंट्री है, जो इंडिया है, दैट बिलीव्स की एक पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड, द होल अर्थ इज़ वन वर्ल्ड एंड दैट वन वर्ल्ड इज़ होल फैमिली। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो हमारे पीपल है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, एंड वी ऑल टुगेदर फील कि ओके द कंट्री इज़ वन नेशन एंड द पार्ट ऑफ द अदर कंट्रीज आर अ होल पार्ट ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो शेयर बिलीफ में कोई जैसे बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है। इट्स टोटली अबाउट कि हमारे जो बिलीव्स है वो सेम है, और उन बिलीव्स को फॉलो करके वी विजुलाइज अ पॉसिबल फ्यूचर, जहाँ पे वी ऑल कंट्रीज पॉसिबल फ्यूचर, जहाँ पे जो पूरी कंट्रीज है वो हम साथ में एज अ फैमिली रहेंगे। दैट इज़ आवर शेयर्ड बिलीफ ऑफ इंडिया। नाउ द थर्ड वन वाज फिक्स्ड टेरिटरी. This is very example. This is very important. I would say that is why, because यहाँ पे जो टेरिटरी हमने बनाई थी, ठीक है, टेरिटरी अगर सपोज़ ये टेरिटरी नहीं होती, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे जो पाकिस्तान है साइड में, यहाँ पे जो बांग्लादेश है, जो म्यांमार है, तो अगर उनकी टेरिटरी अगर डिफाइन नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो क्लैशेस है वो रहते हैं। यानी कि कहाँ तक, कितनी सीमा तक हमारे जो बिलीव्स है, जो हमारी जो होमोजेनस बिलीव्स है, जो होमोजेनस पीपल है, या फिर जो जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ तक रहेगा। तो जब तक किसी नेशन का बिलीफ तो है, बट कहाँ तक, कितना लिमिट तक है, उसको भी डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि लिमिटिंग, यानी कि जो टेरिटरी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इन दी फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन। तो अगर फिक्स टेरिटरी नहीं होती देन वी माइट हैव क्रॉस द बॉर्डर्स एंड हम पाकिस्तान के उस एरिया में चले जाते हैं इन्फ्लुएंस में, या फिर जो बांग्लादेश है एंड सिमिलरली म्यांमार, तो उनका जो पूरा जो हिस्ट्री है उनका भी डिफरेंट है, इनका भी डिफरेंट है, इनका भी डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं वो मिक्स हो जाता है, एंड जो एक जो पेकुलियरिटी है एक उस जगह की, वो कहीं ना कहीं नहीं रहती है। दैट इज़ वाई फिक्स्ड टेरिटरी प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। ठीक है, एंड दी नेक्स्ट वन इज कॉमन पॉलिटिकल आइडियाज़. दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. कॉमन पॉलिटिकल आइडियाज़ यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ नेशन. हम इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वी बिलीव इन सेकुलरिज्म, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड इट इक्वली इम्प्लीमेंटेड. तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, जो भी हमारे जो बिलीव्स है, अभी भी द पार्टी हो गई या फिर जो हम जिसे फॉलो करते हैं, तो वो भी होमोजेनस होते हैं इन अ नेशन. यानी कि डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, जो डेमोक्रेसी है, जो सेकुलरिज्म है, वो हमारा सेम रहेगा.
हमारा भी होगा और दूसरे जो नेशंस हैं उनका भी डिफरेंट होगा। यानी कि जो चाइना है उनका फिर कम्युनिस्ट जो है वन पार्टी वाला है। फिर सिमिलरली नॉर्थ कोरिया में भी अपना अलग अलग नेशन है, उनकी हिस्ट्री भी अलग है, एंड सिमिलरली देयर पॉलिटिकल आइडियाज आर ऑल्सो डिफरेंट, बट इंडिया का भी डिफरेंट है, दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज दैट इज कॉमन पॉलिटिकल आइडियाज। ना जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज़ वेरी मच अ मिरर टू द फोर्थ पॉइंट, क्योंकि हमारा जो आइडेंटिटी है, जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, दैट इज़ एज अ इंडियन वी बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। तो जो आइडेंटिटी है वो किसी सर्टेन आइडियाज़ पे ही बेस्ड होती है, राइट। तो जो आइडियाज़ है दे आर डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म या फिर जो सॉवरेनिटी है स्टेट की, तो उनके बेसिस पे ही हमारी आइडेंटिटी बनती है एंड द आइडेंटिटी इज ऑफ इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो फिफ्थ और फोर्थ बहुत ज़्यादा सेम है, तो उसमें कोई डिफरेंस ऐसा कुछ बड़ा है नहीं। तो इट वाज टोटली द वेरी सेम थिंग, जस्ट कि आइडियाज़ के ऊपर ही आइडेंटिटी, जिसके आइडियाज़ के ऊपर ही आइडेंटिटी फॉर्म होती है। ठीक है, तो दीज वर द 5 पॉइंटर्स एंड 5 फैक्टर्स दैट इज़ वेरी मच क्रूशियल टू कॉल अ रीजन, टू कॉल अ प्लेस एज अ नेशन। तो फर्स्ट था हिस्ट्री, let me just quickly revise. First was history, then the second was shared belief, third was fixed territory, fourth was of identity, and fifth was of common political ideas. ठीक है, now तो ये जो हमने समझ तो लिया है कि मोटा मोटा इतना ही था, बट यहाँ पे जो साइड में है एक्सप्लेनेशन में वहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली देयर आर फ्यू लाइंस विच माइट कम इन एमसीक्यू, तो हम उसे समझेंगे अभी। तो यहाँ पे उतना तक ही सेम था, जो भी 5 फैक्टर्स यहाँ पे बोला गया है। एंड देन हियर राइट हियर तो शेयर्ड बिलीफ नहीं, यहाँ पे उतना कुछ है नहीं, बट येस अ नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट्स मेंबर बिलीव दैट दे बिलोंग टुगेदर। यानी कि अगर आपको एज ए नेशन बनना है तो आपकी जो बिलोंगिंगनेस है वो उस नेशन के साथ सेम होनी चाहिए, वरना अगर आप किसी नेशन में रह रहे हो एंड यू बिलोंग, when आप किसी एक नेशन में रह रहे हो and you belong to something somewhere else, then definitely you are not having that familiarity with the region, with that nation. ठीक है, and the second is history जो हमने समझ ली है, and yes right here this is a very important MCQ which might come. तो Jawaharlal Nehru for instance wrote in his book The Discovery of India, right here. तो Discovery of India किसने लिखी थी? हमारी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, JN नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही रोट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि कैसे हमने फाइट की थी फॉर इंडिपेंडेंस, हाउ वी गॉट इट एंड हाउ वी कंस्टिट्यूटेड आवर ओन नेशन। ठीक है, नाउ टेरिटरी के लिए भी यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस दिस वन पैलेस्टाइन द प्रॉमिस लैंड। नाउ विच लैंड, विच कंट्री और विच पार्ट इज कॉल्ड एज प्रॉमिस लैंड, देन द पार्ट इज पैलेस्टाइन, द कंट्री इज पैलेस्टाइन। ठीक है, ऑल्सो द एस्पिरेशन फॉर अ होमलैंड हैज़ बीन अ मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि जो होमलैंड है कि ओके दिस इज़ माई कंट्री, दिस इज़ माई एरिया एंड यू आर एंटरिंग इनटू माई टेरिटरी, इनटू माई एरिया, तो उसकी वजह से वॉर्स होते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं। दैट इज़ अ वेरी मेजर कॉज फॉर द कन्फ्लिक्ट ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द डिफरेंट नेशंस एंड कंट्रीज। ठीक है, और शेयर पॉलिटिकल आइडियाज जो हमने डिस्कस किए हैं, एंड हियर दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। नाउ यू माइट थिंक कि why only political, why not social or religious? The answer is कि अगर हम सोशल बेस पे जाए, अगर हम रिलीजियस बेस पे जाए, तो कहीं ना कहीं जो होमोजेनिसिटी है, जो हमारी जो एक लेवल है जो क्रिएट करते हैं नेशन में, एक कंट्री में, वो करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम उसके ऊपर बेस करके और बढ़ाएंगे चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं उसका जो स्प्लिट होगा, जो ब्रेकिंग हो, जो हमने समझा था ऊपर जाके, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वल्नरेबल हो सकता है। That is why we not focus on the social perspective to form a nation. We focus on the political identity and political ideals to form and follow a nation. ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न, तो जो 2 रीजंस थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, एज यू कैन सी देयर आर 2 reasons for this कि but it can also pose a threat to the values that we cherish in a democracy. दैट वी चेरिश इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि जो थ्रेट है वो क्यों है, और वो उसके 2 रीजंस यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट इज इंट्रा रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंट्रा यानी कि जो आपकी रिलीजन है, सपोज हिंदुज़म अगर है तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जैसे कि वो वर्ण सिस्टम था उसमें, फिर दिस ग्रुप दैट ग्रुप, वो पंथ ये पंथ, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशंस हो सकते हैं एंड people might get very much differentiated, and that is not at all good for the unity of a nation. Second is
कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। इफ़ वी फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर कल्चर, उसमें भी डाइवर्सिटी, यानी कि इंटर जो रिलीजियस या इंटर जो कल्चर जो डाइवर्सिटी है दैट इज़ वेरी हाई। सो जितना आप उसे फोकस करोगे वो उतना ज़्यादा और भी डाइवर्ट या फिर डिवाइड होते जाएगा, एंड अल्टीमेटली यू विल बी ओनली लेफ्ट विद स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड कि ओके दिस इज दैट एंड दिस इज दैट। तो वो बहुत ज़्यादा एक नेशन में कंबाइन करना मुश्किल हो सकता है। दैट इज़ वाई वी डू नॉट फोकस ऑन द सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स टू फॉर्म अ नेशन, वी फोकस ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स टू फॉर्म अ नेशन। ठीक है, तो इतना ही था यहाँ पे, एंड इतना यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ऑलराइट, सो हम हमारे सेकेंड सब हेडिंग से भी कर चुके हैं, वी आर डन विद इट, एंड द थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता ही है एग्जाम में, एंड दैट इज़ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। नाउ व्हाट इज इट? इट इज़ द राइट ऑफ द प्लेस टू डिटरमाइन इट्स ओन फेथ। तो अगर आपको ऊपर जो मैंने पढ़ाया था वो अगर आपको याद हो, तो जो थर्ड क्राइटेरिया है, जो थर्ड पॉसिबल आउटकम है, दैट वाज ऑफ सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन यानी कि किसी एक प्लेस में अगर एक सपोज दिस इज़ अ कंट्री एंड वहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को लगता है कि ओके ये कंट्री अलग है, उनका मानना ठीक है वो उसके अंदर ही है, पर उनको लगता है कि वी डू नॉट बिलोंग टू दिस कंट्री, यानी कि जो बिलोंगिंगनेस है उनकी वो इस कंट्री के साथ नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है, नेशनल सेल्फ डोमिनेशन का जो कंसेप्ट है वो अराइज होता है कि ओके द पीपल ऑफ दिस particular area, the people of this particular area will feel कि okay this country is different and we are different, so we must have our own right and we must have our own capabilities and possibilities and provisions कि हम अपना जो faith है, जो हम अपना जो country है वो खुद हम रूल करें और हम उसे खुद गेन कर सकें। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके नीचे इस पेज पे, बट उससे पहले वाई नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ नॉट डिज़ायरेबल, यानी कि आपको लगेगा कि ओके लाइक वो हम अगर बिलोंग नहीं करते हैं दैन इट इज़ बेटर टू गेट सेपरेटेड, बट इट इज़ नॉट ट्रू। जितना ज़्यादा वो सेपरेट होगा वो सेपरेट होता ही जाएगा। दैट इज़ वाई नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ नॉट डिज़ायरेबल, एंड उसका रीज़न है यहाँ पे जो नीचे बट पे जो मैंने डाला है कि जो बट रीजन है कि वाई इट इज़ नॉट वेरी मच गुड फॉर द नेशन, एंड द थ्री रीजन्स आर हियर एज यू कैन सी। फर्स्ट इज इनसेटिबल, यानी कि सपोज एक कंट्री में अगर एक पार्ट को लगा कि हम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं, वी मस्ट हैव अ ओन रीजन, ओन प्लेस टू रूल, देन हमने सेपरेट कर दिया। बट उसको देख के फिर जो दूसरे लोग हैं उनको लगेगा कि अगर वो हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। दैट इज़ वाई डिफरेंट पीपल अगेन विल राइज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड दे विल ट्राई टू हैव देयर ओन रीजन्स टू। तो उस टाइम पे जो एक नेशन था पहले वो डिसअपियर हो जाएगा। सेकेंड इज़ हाई माइग्रेशन। इसका मतलब है कि अगर उस प्लेस में, जैसे कि ये प्लेस अगर सेपरेट हो गया, तो यहाँ पे अगर ये सेपरेट हो गया तो यहाँ के जो लोग हैं अगर वो चले गए तो यहाँ पे जो लोग थे वो शायद यहाँ पे भी रहते होंगे, राइट। तो अगर वो अलग हो गए तो उनको फिर यहाँ पे माइग्रेट करना पड़ेगा, और उस टाइम पे अगर इतने सारे लोग माइग्रेट होते जाएंगे, इतने सारे सेपरेशन होती जाएंगे, तो माइग्रेशन भी बढ़ेगा, बिकॉज होमोजेनियस चीज़ें कभी नहीं होती, इट्स ऑलवेज पीपल मूविंग हियर एंड देयर। तो उस टाइम में माइग्रेशन भी बढ़ेगा और प्रॉब्लम विल बी देयर विद द home of the people, with the shelter and with livelihood of the people. And the third is can be never be totally homogeneous, यानी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी एक रीजन में आप अगर उसको डिवाइड कर दो कि ओके ये रीजन, ये इस रीजन को हमने डिवाइड कर दिया, अभी टोटली इक्वल है, यानी कि यहाँ पे बस सपोज ए ग्रुप के ही लोग हैं, ऐसा कभी नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो अब अगर ये ए सेपरेट हो गया तो फिर कल को फिर बी वाले को लेकर हम भी सेपरेट हो जाते हैं, फिर सी वाले को लेकर हम भी हो जाते हैं, तो होते 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 देयर विल बी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। तो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इज समटाइम्स एलिजिबल, इज समटाइम्स ठीक, बट मोस्टली इट इज़ नॉट डिजायरेबल बिकॉज इट इज़ इंसेटेबल, it has high migration, and third it can never be totally homogeneous, यानी कि कभी भी हर एक जगह पे सभी लोग सेम नहीं हो सकते, सो डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है बास का। तो बास कहाँ पे था? इट वॉज इन स्पेन। तो यहाँ पे उन्होंने भी स्पेन, तो यहाँ पे उन्होंने भी, उनको जो लगा कि हमारा जो कल्चर है वो डिफरेंट है, हमारा लैंग्वेज डिफरेंट है, और हम कभी स्पेन के रूल के अंडर थे ही नहीं, और हमारा जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, हमारा जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो हम जैसे चलते हैं वो बहुत डिफरेंट है देन ऑफ द स्पेन। तो उसकी वजह से उनको लगा जो रीजन, इस रीजन का, ये जो स्पेन है दैट इज दिस इज स्पेन, ओके दिस इज स्पेन, एंड यहाँ के लोगों को लगा कि दिस इज बास्क, यहाँ पे लगा कि ओके स्पेन इज डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, सो वी मस्ट गेट सेपरेटेड। बट उस टाइम पे क्या हुआ,
उनको लगता है कि सेपरेट हो जाना चाहिए, बट अभी तक उनको सेपरेट नहीं किया गया है. वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू इन द 3 रीजन फॉर दैट. उनको फिर भी सेटल डाउन करने के लिए दे आर प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा राइट्स, एक्स्ट्रा प्रोविजंस एंड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फॉर द पीपल ऑफ बास्क रीजन. ठीक है, तो यहाँ पे ये आता है एग्जाम्पल पे एग्जाम में कि बास्क कहाँ पे है, तो स्पेन में है. एंड फिर रीजन्स ऐसे तो कभी आया नहीं, बट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन इफ यू वांट टू. ओके, सो यस, तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो भी लॉन्च हुआ था फॉर द पीपल ऑफ बास्क, ताकि उनको फ्रीडम मिले, बट ऐसा कभी हुआ नहीं बिकॉज रीज़न आपको ऊपर मैंने बताए थे. ठीक है, आगे चलते हैं. ओके, अब नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसका हमने देखा कि मेजरली इसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव नहीं है, दैट इज टोटली नेगेटिव. नॉट टोटली, बट मेजरली इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही है. बट द ओनली पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एनएसडी इज दैट, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इज दैट, इसकी वजह से जो भी डिफ्रेंसिएशंस है, जो भी डिफरेंसेस है अमंग द पीपल, वो वर्ल्ड लेवल पे हाईलाइट होते हैं. यानी कि सपोज जो बास्क रीजन था जो स्पेन में था, ठीक है, सपोज दिस इज स्पेन और यहाँ पे बास्क रीजन था, लेट मी जस्ट वाइट. तो यहाँ पे जब बास्क रीजन के लोगों को लगा कि हम डिफरेंट है, तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कि वी मस्ट हैव आवर ओन कंट्री. तो उससे जो डिटर्मिनेशन है उसकी वजह से उनका क्या हो, उनका जो प्रॉब्लम है वो हाईलाइट हुआ, वो ग्लोबल लेवल पे आया. सो पीपल न्यू अबाउट इट कि ओके लाइक ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. तो जब ये पता चल जाती है लोगों को, सो पीपल गेट अवेयर, ओके लाइक अगर ऐसा है तो स्पेन को उनके साथ अच्छा ही करना चाहिए, लाइक उनको सप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. तो उनके कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका जो प्रोटेक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, ताकि बिकॉज आप वर्ल्ड लेवल पर हाईलाइट हो रहे हो तो लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस है. तो इन फ्यूचर अगर स्पेन उनको सप्रेस करने की कोशिश करती तो कहीं ना कहीं दे वुड हैव टेकन हेल्प फ्रॉम द वर्ल्ड और द कंट्री और द अदर नेशंस. ठीक है, तो इसकी वजह से इसका पॉजिटिव यही है कि वर्ल्ड लेवल पे वो हाईलाइट होके निकलता है. एंड थर्ड इज नाउ इनका जो बेसिक जो ऑरिजिन है, जो बेसिक फंडामेंटल्स था वो बेस्ड था लिबरेशन पे और फिर जस्टिस के लिए, राइट्स के लिए और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन. यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज के कुछ रीजन्स के लोगों को उतने ज़्यादा राइट्स नहीं मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजन्स. तो उस टाइम पे उन लोगों को लगता है कि अगर हम अलग हो जाएंगे तो हमें ज़्यादा राइट्स, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा प्रोविजंस मिलेंगे. बट ऐसा नहीं होता है. बट पीपल विद दैट इंटेंशन थिंक कि अगर हम अलग कंट्री हो जाए तो हम बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे. दैट इज़ वाई मोस्टली ऑफ द NSD मूवमेंट्स आर लेड. नाउ let's move to the next point. ओके, सो हियर इज़ दैट. तो यहाँ पे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ओके NSD यानी कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो है वो लोगों के बीच में हमेशा रहेगा ही, और उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं है, उसका कभी अंत हो ही नहीं सकता. विच आई टोल्ड यू इज दैट इज इनसेटिएबल, वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता. तो उसका बस एक ही पॉसिबल सोल्यूशन है, एंड दैट सोल्यूशन इज कि जो लोग हैं उस पर्टिकुलर रीजन की, सपोज बास्क रीजन था तो वहाँ के लोगों को आप सपोज एक्स्ट्रा राइट्स दे दो, हाई राइट्स दे दो, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दे दो, एक्स्ट्रा प्रोविजंस दे दो, सेफ्टी दे दो. तो उससे कहीं ना कहीं उनकी भी मन को संतुष्टि होगी कि ओके लाइक वी आर फाइन विद दिस एंड यू कैन जस्ट कैरी ऑन विथ योर ओन गवर्नमेंट. तो NSD का मतलब ये नहीं कि अगर वो हो रहा है तो उसे दे दो, इसका मतलब ये है कि उनको सेटल करो विद सम एक्स्ट्रा राइट्स और एक्स्ट्रा प्रोविजंस. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Alright, so we are done with the third subheading 2, and now we will move to the fourth subheading, which is nationalism and pluralism. Pluralism basically means coexistence. Coexistence of what? It is of people of different community, different religion, or different beliefs and stuff. So this kind of substantiates कि NSD क्यों नहीं होना चाहिए. NSD क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज प्लूरलिज्म इज ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल भी साथ में रह सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो लिव विथ हार्मनी. बट उसके लिए देयर नीड्स टू बी सर्टेन प्रोविजंस, यानी कि उनको स्पेशल क्राइटेरिया मिलना चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस मिलनी चाहिए, एंड दे शुड ऑल्सो हैव सर्टेन इंसेंटिव्स टू लिव टू. तो इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया इज़ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन दी वर्ल्ड. तो वहाँ पे जब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है देन वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज द डिफरेंट प्रोविजंस एंड स्पेशलिटीज़ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड पीपल, और उसके अकॉर्डिंग हमने उनको प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं. सपोज रिजर्वेशन हो गया, या फिर एक्स्ट्रा राइट्स हो गए, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, फिर स्कीम्स हो गए, पॉलिसीज़ हो गई. तो वो उन सभी रिच क्लास, अपर क्लास, डिफरेंट कम्युनिटीज़, कास्ट, या फिर जो दलित लोग हैं, जो SC OBC या फिर जो ट्राइबल लोग हैं, उन सबको हमने प्रोवाइड किया है. तो प्लूरलिज्म इज़ ऑल्सो गुड एंड
इट इज़ बेटर देन NSD कि वो अलग हो जाए, एंड इट इज़ इट्स सपोज को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट बिलीव्स टुगेदर, बट उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको सर्टेन प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है ताकि वो उस एरिया में साथ में रहने के लिए एग्री करे, और उसके लिए प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया भी करता है, ताकि जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे एंड दे कैन लिव टोटली इन अ यूनिटी एंड हार्मनी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे वही बात की है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एन elaborate set of provisions for the protection of religious, linguistic and cultural minorities, यानी कि जो माइनर लोग हैं उनकी भी जो प्रोटेक्शन है और जो सेफ्टी है, जो प्रोविजंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ ऑल्सो रिकोगनाइज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके प्रोविजंस भी हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, एंड ओके, सो here we have another box and it is Tagore's critique of nationalism। यहाँ पे उनका मानना है कि patriotism can never be our final spiritual shelter, my refuge is humanity। now nationalism, ठीक है, हमने पढ़ा है nationalism अभी तक। now the biggest drawback of NCERT I feel is that कि वहाँ पे जो टर्म्स है वो एकदम सडनली से चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे बैकबोन या फिर जो सपोर्टिंग मटेरियल आपको नहीं मिलता है। दैट इज़ वाई यू हैव टू गो एंड फाइंड कि ओके व्हाट इज़ पैट्रियटिज्म एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेशनलिज्म। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है उनको लगता है कि वो क्लियर है, बट मेजरली पीपल डू नॉट हैव दैट कंसेप्ट क्लियर। सो पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म अलग है। तो नेशनलिज्म ने पढ़ा कि लॉयल्टी एंड बिलीव इन वंस नेशन, कि अगर एक इंसान है, अगर वो उस नेशन में बिलीफ रखता है, लॉयल्टी है उसके नेशन के प्रति, तो उसके अंदर नेशनलिज्म है। और पैट्रियटिज्म इज़ बेसिकली द वेरी सेम थिंग बट विद द लव, ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस टू वंस नेशन, यानी कि पैट्रियट, यानी कि सपोज कभी कभी लोग जो बाहर जाते पढ़ने के लिए, दे स्टडी अब्रॉड एंड मोस्टली पीपल सेटल इन अब्रॉड इटसेल्फ, बट in very few cases people come back to India who went abroad and to study abroad and to do something abroad, वो वापस आके फिर इंडिया के लिए वर्क करते हैं। they have that feeling कि okay this is my country, I must contribute in my country also। तो उसकी वजह से उनका जो लव है, उनका जो बिलोंगिंगनेस है, it takes them again and they come back to India, to their own nation, and वहाँ पे वो उस लव के लिए, उस जो बिलोंगिंगनेस है उस कंट्री के लिए, उस नेशन के लिए, वो उसके लिए काम करने के लिए उत्सुक है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बिलोंगिंग है और वो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। जो वो फीलिंग है लव की, जो बिलोंगिंगनेस है, उसे ही हम पैट्रियटिज्म कहते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो टैगोर है उन्होंने कहा है कि पैट्रियटिज्म कैन नॉट बी माई फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रिफ्यूजी इज ह्यूमैनिटी। उनको लगता है कि पैट्रियटिज्म हो, नेशनलिज्म हो, जिंगोइज्म हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको बस ह्यूमैनिटी जो है उसके ऊपर उनका विश्वास है। नाउ व्हाई इट इज सो इज बिकॉज कि अगर हम पैट्रियटिज्म देखें, उनका मानना ये था कि अगर पैट्रियटिज्म हम फॉलो करें तो कहीं ना कहीं पैट्रियट ऑफ इंडिया, अब इंडिया के लोग, जस्ट सेकेंड, अब इंडिया के लोग जो है, अब इंडियन पैट्रियट यानी कि इंडिया का जो पैट्रियटिज्म है उसको फॉलो करके हियर इज़ अ पैट्रियट ऑफ इंडिया। अब सिमिलरली USA, कनाडा या फिर UK हो गया या फिर चाइना हो गया, तो उन सब के जो पैट्रियट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो कहीं ना कहीं उस फीलिंग पे बेस करके कहीं ना कहीं जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है वो और भी वाइडन हो जाता है। दे फील कि ओके दिस इज़ इंडियन, दिस इज़ चाइनीज़, दिस इज़ फ्रॉम लंदन और UK। तो उसकी वजह से उनका जो डिस्टेंस है इट एनलार्जेस, इट वाइडन्स। तो उसमें जो ह्यूमैनिटी है, जो एक बेसिक कंसेप्ट है कि वी ऑल आर ह्यूमन्स, वी ऑल आर वन, तो वो कहीं ना कहीं हिंडर होता है। एंड दैट इज़ वाई Tagore डज नॉट सपोर्ट पैट्रियटिज्म, ही बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी। सो किस में बिलीव है उनका? ह्यूमैनिटी पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उन्होंने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था विद हिज पोएम्स एंड स्टफ, एंड ही आल्सो अपोज्ड कि कॉलोनियल रूल नहीं होना चाहिए बिकॉज वी वेर सप्रेस्ड एंड स्टफ, वो तो बहुत बेसिक है। एंड यहाँ पे important thing which you must notice here is that Tagore made a distinction between opposing Western imperialism and rejecting Western civilization। अब बहुत लोगों को लगता है, अभी भी लगता है इन आवर कंट्रीज दैट कि इंडिया जो है, हमारा जो कंट्री है, दैट इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न आइडियाज़, कि वेस्टर्नाइजेशन बहुत हो रहा है, वी आर गेटिंग टूवर्ड्स वेस्टर्न कंट्री, हम उसे फॉलो करें ब्लाइंडली, इट्स हेजिमोनिक स्टफ। बट उनका मानना ये था, जब इम्पेरिज्म था यानी कि जो कंट्रोल था वेस्टर्न कंट्रीज़ का दूसरी कंट्रीज़, उनका मानना ये था कि टोटली अपोज उन्होंने नहीं किया कभी भी, कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वेस्टर्नाइजेशन और वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म इज़ बैड, उन्होंने कभी उसे बुरा नहीं माना, क्योंकि उनको लगा कि अपोज करना और डिस्टिंक्शन करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं।
अगर आप अपोज करते हो तो ठीक है, लाइक इट इज़ रॉन्ग, बट उससे उनको लगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें हम सीख भी सकते हैं। ही थॉट कि वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म का जो है रिजेक्शन और अपोजिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इम्पेरियलिज्म यानी कि अगर उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट हो रहा है तो वो गलत है, बट देर आर ऑलवेज सर्टेन गुड थिंग्स, सम पॉजिटिव थिंग्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम द वेस्ट कंट्रीज एज वेल। चाहे वो रेलवे का जो इन्फ्लुएंस है वो हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी हो गई, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं टेक हो गया, रेल हो गई, तो वो सारी चीज़ें हम जो है इंडियन जो है, जो हमारी कंट्री है, वो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज से हम सीख भी सकते हैं ताकि वो हमारे फ़ायदे में आए। सो ही नेवर टोटली अपोज वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म, बट ही ऑल्सो ही वॉज नेवर अगेंस्ट वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म कि ये नहीं होना चाहिए। ही सेड कि अगर आप वेस्टर्न इम्पोज को जो है उसको आप अपोज करते हो, बट हमें उससे सीखना भी चाहिए, क्योंकि देर आर, बिकॉज इन एवरीथिंग देर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम द थिंग। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज बट नॉट ओनली सॉरी but not only would it be possible to grant independent statehood to every group, यानी कि हमने जो पढ़ा ऊपर जो NSD था, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इनसेटिबल है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो सेम ये जो डिफरेंसेस है वो हमेशा रहेंगे, इट कैन नेवर बी टोटली होमोजेनस, इट इज़ मेंट टू बी हेट्रोजेनस। तो उस टाइम पे उस कन्फ्लिक्ट को देखते हुए अगर हम ऐसे कंट्रीज अगर सेपरेट हो जाए तो इट कैन बी नेवर एवर एंड, वो चलता ही जाएगा। उसकी जो रीजंस है वो यहाँ पे हैं कि प्रॉब्लम्स फॉर माइनॉरिटी, इकोनॉमिक सिचुएशन लो हो जाएगी और नॉट पॉसिबल इन एवरी केस, यानी कि इकोनॉमिक भी स्टैग्नेशन आ जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा छोटी कंट्री है, तो इंडस्ट्री हो गया, फिर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी क्योंकि वो भी अलग हो जाएगी। तो वो दैट इज़ नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल, दैट इज़ ऑल नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल फॉर दी कंट्री, यानी कि जितना ज़्यादा हम हो सके हमें उतना ज़्यादा यूनिटी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा भलाई है, एंड दैट इज़ ओनली द मोस्ट डिज़ायरेबल थिंग फॉर दी कंट्री। तो उसके लिए जब वो डिफरेंसेस क्रिएट हो, द ओनली पॉसिबल थिंग विच यू कैन डू इज प्रोवाइड हाई राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल हु आर अपोजिंग और हु आर हैविंग प्रॉब्लम विद द नेशन और द प्रोविजंस। यानी कि अगर कोई सर्टेन एरिया है, जो मैंने आपको पहले बताया भी था, अगर कोई रीजन उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उनको उनकी बात सुनी जाए, उनको रखा जाए, एंड उनको जो है एक्स्ट्रा राइट्स और प्रोविजन भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि वो भी संतुष्ट रहे और हमें भी संतुष्टि प्रदान करें, एंड वी कैन लिव टुगेदर एज अ होल कंट्री। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेशनलिज्म, एंड हियर इज द एक्सरसाइजेस, अगर आपको करना हो तो कर सकते हो, एंड आई होप द चैप्टर इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दिस कमेंट्स, एंड yeah, that's it about this, and I will see you next video. Till then, take care and bye.